ये जो दो लोग हालत ख़राब हुई पड़ी है इतने से छोटे से क्वेश्चन की, 1 नंबर पर क्वेश्चन आता है ये कोई ऐसा कार्बन प्रतिरोध था, इसमें 1 2 3 और ये 4 पट्टियां हैं ना ना। पहली और दूसरी पट्टी जो है ना वो नीले रंग की है, यानी कि ब्लू कलर की है, और दूसरी जो वो रेड कलर की है, तीसरी जो है वो हरे रंग की है, ग्रीन, और ये सिल्वर कलर की है। अब इनके मान बताने थे, तो ब्लू पे जो 5वें नंबर पर, ये 6ठे नंबर पर होता है, रेड दूसरे नंबर, रेड दूसरे पे कहाँ होता है भाई? ब्लैक ब्राउन रेड अच्छा 2 पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे होता है, ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया यार। 5 और प्लस माइनस 10, ये प्लस माइनस जो है वो सिल्वर के कारण आया, इसकी सहनशीलता होती है। ग्रीन कलर जो 10 की घात बता रहा है, और ये प्रथम 2 पट्टियाँ जो वो ये 2 नंबर बताती हैं। टेबल में से देख कर पता चलता है। कल इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, बीबी रॉय वगैरह, वेरी गुड भाई वो सब, तो उससे याद हो गया होगा। देखो प्रतिरोध, अरे सुनो था, प्रतिरोध जो होता है वो R बराबर B/I होता है। गत्यात्मक का मतलब क्या होता है? गत्यात्मक का मतलब जब कोई चीज गति की अवस्था में होती है तो उसे गत्यात्मक कहते हैं। तो गत्यात्मक का मतलब है कि प्रतिरोध गति की अवस्था, यानी चल रहा है, इसका मतलब परिवर्तित हो रहा है। अब परिवर्तित होने का मतलब ये होता है कि इसमें वोल्टेज भी बदलेंगे, जब वोल्टेज बदलेंगे तो धारा भी बदलेगी, ठीक है जी। तो किसी भी वोल्टेज में परिवर्तन के साथ धारा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है जी। और इसे डेल्टा R से दर्शाते हैं। कोई नया प्रतिरोध नहीं है, सिर्फ परिवर्तन के साथ प्रतिरोध है कि ये एकसार नहीं रहेगा, ये बदलता रहेगा। तो लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ में, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं आज, जल्दी लिखो जरा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर में परिवर्तन विद्युत विभवांतर में होने वाले परिवर्तन के साथ, विद्युत विभवांतर में होने वाले परिवर्तन के साथ धारा में होने वाले परिवर्तन, धारा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। और जी ये लिख देंगे, और इसके बाद हेडिंग डाल देंगे ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ ना लिखना, ओमीय चालक लिखो, या चलो परिपथ भी ठीक है, दोनों परिभाषाएं लिख देंगे। ओमीय चालक के नाम से भी आ जाती है ना, इसलिए ओमीय परिपथ। अगला हेडिंग है अनोमीय परिपथ। जो ओम के नियम का कहना मानेंगे ओमीय, जो नहीं मानेंगे अनोमीय। लिखो भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ जरा। इसमें लेंगे वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं। ओमीय चालक कहलाते हैं। ओमीय चालक कहलाते हैं। और जिस परिपथ में यह लगे होते हैं, और जिस परिपथ में यह लगे होते हैं उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। जिस परिपथ में ये लगे होते हैं उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। जैसे
जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम आदि। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम आदि। हेड डालेंगे अनोमीय परिपथ। अनोमीय परिपथ वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय चालक कहलाते हैं। अनोमीय चालक कहलाते हैं। और इनसे बने परिपथ अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। इनसे बने परिपथ अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। जैसे टॉर्च का बल्ब, संधि डायोड, ट्रांजिस्टर आदि। ये सब लास्ट के चैप्टर में पढ़ोगे तुम। डायोड, ट्रांजिस्टर, पी एन संधि डायोड होता है। इसके बाद हेडिंग है, अगला हेडिंग अति चालकता। अति चालकता इसमें लेंगे जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। और जब किसी चालक को ठंडा किया जाता है, और जब किसी चालक को ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध घटता है। फुल स्टॉप लगा के नई लाइन से लिखेंगे। यदि किसी चालक का ताप लगातार घटाते रहें तो एक स्थिति ऐसी आती है कि एक निश्चित ताप पर चालक का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। निश्चित ताप पर चालक का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि एक निश्चित ताप पर चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इसे अति चालकता कहते हैं।
इसे अति चालकता कहते हैं। और जिस ताप पर चालक का प्रतिरोध शून्य होता है, और जिस ताप पर चालक का प्रतिरोध शून्य होता है उसे क्रांतिक ताप टीसी उसे क्रांतिक ताप टीसी कहते हैं। देखो ये था प्रतिरोध और ये था ताप। जैसे जैसे हम इसमें ताप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध भी ऊपर को बढ़ता रहेगा। अब उल्टा सोचो, उल्टा ये सोचना है कि जैसे जैसे ताप घटाते जा रहे हैं, ताप पीछे को लेके जा रहे हैं ना, तो प्रतिरोध भी धीरे धीरे पीछे को घटता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि किसी ताप पर प्रतिरोध सारा का सारा शून्य हो जाता है। इस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। और ये पूरी घटना जो है ना वो अति चालकता कहलाती है। अति चालकता का मतलब क्या है? चालकता तो नॉर्मल चालकता, अति का मतलब बहुत ज़्यादा चालकता। क्या हो गया? तो तुम्हें ऐसा डर न लग रहा है कि तुम कहाँ बैठे हो और तुम आराम से मजा खोरी आराम मजे ले रहे हो, लिख भी रहे हो। बताओ फिर क्रांतिक ताप किसे कहते हैं? हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। हैं? अब निकल गई जीप। किससे फ़ोन करके पूछ लो, जाओ किससे पूछ लो, कोई खानदान में हो पढ़ा लिखा तो कोई बता दे कभी, तो बोलो फ़ोन करके पूछो। अब तो यहाँ क्यों बैठे हो फिर? जब घर में पढ़े लिखे तो उनसे ही पढ़ लेते हैं। तो तुम उससे थप्पड़ मारो और आंसर में बात कर रहे, बता रहा हूँ तुम्हें। हैं? जब इतने पढ़े लिखे खानदान से आते हो तो वहीं पढ़ लेते हैं, यहाँ दूसरों के ऐसे करने क्यों आए हो? तुम्हें डर नहीं लगता थोड़ा बहुत कि यहाँ बैठ कर कुछ पढ़ा रहा हूँ और तुम आराम से मजाखोरी कर रहे हो? क्या यार, डर नाम की थोड़ी बहुत चीज़ ही नहीं है? पता नहीं यार क्या लिख रहे थे। हाँ उनका ड्रामे करना, यहाँ आके बैठ जाते हैं। एक वो है उसकी कॉपी में आगे, जो मैं कॉपी चेक करनी शुरू करूँ ना वो कुछ नहीं लिखता, मुझे पता खत्म आदमी है इसलिए मैं उससे कुछ कहता नहीं हूँ। लेकिन जो पढ़ ले कम से कम वो तो ना करें ऐसे काम। अभी उसकी कॉपी खोल के देखो ना, उसका कुछ लिखा हुआ नहीं होगा। तो ऐसे आदमी बेकार है, वो तो कुछ करते नहीं है तो इसलिए कहने बेकार है। ऐसे वो दो तीन आके बैठ जाते हैं, वो भी टाइम पास ही कर रहे हैं बस। लेकिन जो पढ़ लें वो तो कम से कम उस चीज़ से अलर्ट रहे हैं कि ये खत्म है, हम क्यों खत्म हो। मैं क्या लिख रहे थे? ये ग्राफ बना लो पहले। उदाहरण लिखेंगे। मरकरी का क्रांतिक ताप 4 केल्विन होता है। उसके बाद अगला हेडिंग है मीजनर प्रभाव। मीजनर पूरी जाएगी फिर तो चालक जो वो अति चालक बन जाएगा, बहुत ज़्यादा चालकता हो जाएगी। जब प्रतिरोध ही नहीं बचा तो चालकता ही रहेगी, फिर तो चालकता फिर अति चालकता कहलाएगी। जब ठंडा कर देते हैं बहुत ज़्यादा तो 4 केल्विन ताप समझ रही हो कितना होता है? ये माइनस में 200 और किसके पास बैठेगा? 69 के आसपास बैठेगा। जितना ज़्यादा ठंडा करेंगे चालकता उतनी जल्दी। जाड़ों में लाइट तेज आती है भैया, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा रहता है, ठंड में चालकता अच्छी होती है। लिखेंगे मीजनर प्रभाव। इसे लिखेंगे जब किसी चालक को क्रांतिक ताप से कम ताप पर
ठंडा किया जाता है जब किसी चालक को क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा किया जाता है तो उसका चुंबकीय फ्लक्स समाप्त हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स समाप्त हो जाता है। यह घटना मीजनर प्रभाव कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स, अच्छा क्या होता है फ्लक्स, अभी पढ़ेंगे इससे अगले चैप्टर में। फ्लक्स समाप्त हो जाता है प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता जो होती है ना वो विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम होता है रो। हाँ जी, हाँ समाप्त हो जाता है, यह बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, चिपकना बंद हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाएगा उसका। हाँ जी, हेडिंग प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। एक नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं आज सारे जितने भी, सब एक नंबर की परिभाषाएं आएंगी, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसमें लिखेंगे प्रतिरोधकता। चलो पहले थोड़ा आर्टिकल देखो। एक छोटा सा फॉर्मूला सिद्ध किया था हमने, जब हमने ओम का नियम सिद्ध किया था तो क्या था, R बराबर बी अपन, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे किया था, B अपॉन आई बराबर R, जहाँ R क्या आया था, ml, और क्या था फिर Na टो n का स्क्वायर, ये अब इसमें जब हमने विशिष्ट प्रतिरोध निकाला था ना ऐसे करके, तो रो बराबर जो आया था हमारे पास वो ऐसा आया था, देखो m और a हट गए थे वहाँ से, m और a हट गए थे और me अपॉन Ne स्क्वायर टो रह गया था। ठीक है ना जी। अब हमें ये दोनों, ये और ये भी सब हटा देना है और रो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 अपॉन टॉ के। ठीक है ना जी। तो चूंकि तो इतना होता है और इसलिए रो बराबर जो हमने ये निकाल दिया, मतलब कि श्रांतिकाल जो है, श्रांतिकाल टो जो होता है श्रांतिकाल होता है, श्रांतिकाल घटेगा तो ये बढ़ेगा, समझ गए, श्रांतिकाल घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब हमारे पास किसी पात्र में जो था वो इलेक्ट्रॉन थे और ये आपस में टकरा रहे थे, 5 सेकंड में एक टक्कर हो रही थी, 5 सेकंड में एक टक्कर, टेम्परेचर 25 डिग्री कमरे का टेम्परेचर था, 5 सेकंड में एक टक्कर हो रही थी। अब उन्होंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कर दिया 100, टक्कर क्या होगा, 5 सेकंड में होगी, 10 सेकंड में होगी, 2 सेकंड में होगी, क्या होगी, मतलब टाइम जल्दी जल्दी होगा या देर से हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टक्कर जहाँ 5 सेकंड में हो रही थी अब 2 सेकंड में शुरू हो जाएगी, 2 सेकंड में एक टक्कर होनी शुरू हो जाएगी, मतलब टक्करें जल्दी जल्दी होंगी। ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, ताप बढ़ा, जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो टक्कर पहले 5 थी, 5 का मतलब क्या हो रहा है, एक टक्कर का समय 5 सेकंड है, इसका मतलब शांतिकाल 5 है। अब शांतिकाल हमारे पास 2 है। ताप बढ़ाने पर शांतिकाल घट रहा है, बढ़ रहा है, ताप बढ़ाने पर शांतिकाल जो है वो घटता है, तो रो क्या होगा, देखो ताप जब बढ़ा रहे हैं तो टो का मान क्या है, घटता है, जब टो का मान घटता है तो ये इसका उल्टा है, रो का मान बढ़ता है। तो अब सीधा सीधा यहाँ आ जाओ, क्योंकि हमारा हेडिंग यहाँ से ये है कि ताप का और विशिष्ट प्रतिरोध का तुम्हें ये अंतर बताना है, क्या होगा, क्या प्रभाव होगा, कि ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये है।
तो यही बात हम हिंदी में बताने वाले हैं इतना लिखने के बाद में। तो हम कहेंगे इस प्रकार यहाँ से ये उतार लो और यहाँ से इस प्रकार हिंदी में लिखेंगे। अब लिखेंगे इस प्रकार किसी चालक का ताप बढ़ाने पर, इस प्रकार किसी चालक का ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल घटता है, श्रांतिकाल घटता है और विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कह दो या प्रतिरोधकता कह दो, एक ही बात है, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता है। अतः ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। फुल स्टॉप लगा लेंगे। इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाते हैं जो निम्नलिखित हैं। इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाते हैं जो निम्नलिखित हैं। इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाते हैं जो निम्नलिखित हैं। और देखो ये रो टी बराबर रो जीरो 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये होती है। जहाँ रो टी बराबर क्या है, रो जीरो बराबर क्या है, एल्फा कोमा बीटा क्या है और टी क्या है। देखो रो जो है वो टी ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध है, ये 0 डिग्री, ये टी डिग्री सेल्सियस ताप पर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर है। अल्फा बीटा जो है वो ताप गुणांक कहलाते हैं। याद है किसी को या खत्म सब? और ताप को यहाँ टी से दर्शाते हैं। देखो ये सिर्फ स्मॉल टी से। अब हम कहेंगे निम्न ताप के लिए, निम्न ताप के लिए ये वाला पद छोड़ देते हैं। तो रो टी बराबर रो जीरो 1 प्लस एल्फा टी। निम्न ताप पर इसे छोड़ देते हैं, टी स्क्वायर को बहुत छोटा मान हो जाता है तो इसे नगण्य ले लेते हैं, ये आ जाता है। अब इसे जो है इधर लेकर आओ, रो टी अपॉन रो जीरो, एल्फा का मान हमें यहाँ सोल्व करना है 1 प्लस एल्फा टी। 1 को भी इधर ले आओ तो रो टी रो जीरो माइनस 1 बराबर एल्फा टी। सीधा हाथ पकड़ के लिखो एल्फा टी बराबर, तो मैं तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा रो टी माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो। अब इससे तो हम दर्शा देंगे डेल्टा रो से, यहाँ जाएगा रो जीरो और जी एल्फा टी, यानी कि एल्फा बराबर 1 अपॉन टी इंटू डेल्टा रो अपॉन रो जीरो, ये एल्फा का मान होता है। इसी प्रकार प्रतिरोध में, प्रतिरोध के लिए जो है ना वो एल्फा वही रहेगा, 1 अपॉन टी भी वही रहेगा, ठीक है जी, 1 अपॉन टी वो रहेगा। इसे याद करके ना एक और तरीके से लिख देते हैं हम इसे, एल्फा बराबर
देखो इसे इधर ले आओ, इसे इधर लेके जाओ, तो 1/ρ0 और डेल्टा रो अपॉन ये टी, एक और ये होता है, और ये टी जो होता है ना वो तापांतर होता है, तापांतर होता है मतलब इसे भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 1/ρ0 डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी। तो ये सब एक ही तरीका होता है, कैसे लिख देंगे। तो ऐसे इसी प्रकार प्रतिरोध के लिए देखो, ये तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए समीकरण थी, प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो 1/r0 रो की जगह r0 हो जाएगा और डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी ये हो जाता है। और इतना करने के बाद में फिर पढ़ते हैं हम सेल, जो केमिस्ट्री में सेल पढ़ लेते हैं वो इसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अभिक्रिया कोई नहीं आएगी, यहाँ उसके आर्टिकल आएंगे कि कितना विद्युत भाग बल होता है, कितना उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये सब उतार लेंगे। हाँ जी, हाँ इसमें सेल की परिभाषा लिख दोगे। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और उसको आयरन डालो आंतरिक प्रतिरोध। छोटा सा चित्र देख लो, देखो इधर ये है सेल, दो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो है वो L है, क्षेत्रफल जो है उनका इलेक्ट्रोडों किसी का भी वो A है। अब होता क्या है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है किसी भी सेल में, जब किसी भी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल का जो ये घोल होता है ना, घोल, ये कुछ धारा रोक लेता है। कुछ धारा रोकने मतलब अगर ये पूरा सेल ओरिजिनली 100 एम्पियर धारा देता तो ये घोल जो होता है ना 100 देने नहीं देता, उसे 95-90 के आसपास सप्लाई देता है, अंदर रुकवा देता है कुछ इलेक्ट्रॉनों को। तो धारा प्रवाह की क्रिया में जो सेल का घोल है वही अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है सेल का अंदर का घोल जो होता है, जिसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाह की क्रिया में सेल का घोल अवरोध उत्पन्न करता है, इसे ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना जी। साइड में छोटा चित्र बना लेंगे। और यह आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, और ये 3 कारक होते हैं। एक तो ये सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर। एक जो है ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, और ये लंबाई के बढ़ने पर बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के क्षेत्रफल घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, किसका इलेक्ट्रोड होगा। तो 3 कारकों पर निर्भर करता है, वो बाद में लिखेंगे, पहले परिभाषा लिख रहे हैं। साइड में चित्र बना लो। प्रकृति मतलब सांद्र या पतला, और ना उससे मतलब नहीं है, उससे उस पर निर्भर करता है ना, वो करता है दुर्बल पे प्रबल पे। तो एनओएच जैसे तुम बोल रहे हो ना, तो वो प्रबल होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दो तो वो दुर्बल होते हैं। तो दुर्बल और प्रबल पर निर्भर करता है, और वो सांद्रता के अंदर आ जाती है वो चीज़ आयनों पर। जो कैसे पहचान पड़ेगी, फर्स्ट में टेबल बनाई तो दिखाई हमने। प्रबल अम्ल क्षार किन बनाई क्या, प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल क्षार कौन से होते हैं। अगर ये नहीं होगा पढ़ाया होगा तो फिर बफर विलयन की परिभाषा नहीं हो सकती। तो बफर विलयन में दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल ऐसा करके बताया होता है। ये मिश्रण सा बने लवण को, ये होता है। फिलहाल एक टेबल होती है कि कौन कौन से प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये होते हैं प्रबल अम्ल। HNO3 हो गया अम्लों का राजा, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ये प्रबल होते हैं। दुर्बल में ये आ जाते हैं CH3, COOH, HCN, ये दुर्बल अम्ल आ जाते हैं। प्रबल क्षार की बात करो तो NaOH आ जाता है, KOH आ जाता है। दुर्बल की बात करें तो दुर्बल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, और जी बुझा हुआ चूना आ जाता है, ऐसे और भी आ जाते हैं। तो ये जितने भी अम्ल क्षार होते हैं ना, ये सब के सब विद्युत अपघट्य कहलाते हैं।
और इनसे आपस में मिलकर लवण भी, जैसे सोचो तुम इसकी क्रिया करा दो, किसकी, इसकी क्रिया करा दो, एक अम्ल की एक क्षार की, तो क्या बनेगा देखो, HCl HCl और NaOH, प्रबल अम्ल लिया, प्रबल क्षार लिया है, तो जो भी लवण बनेगा ना वो प्रबल ही बनेगा। क्या बनेगा इससे, NaCl और जल निकल जाएगा। तो ये भी विद्युत अवगट्टे बनाए। विद्युत अवगट्टे वो होते हैं जो प्लस माइनस में टूट जाते हैं, जो हमें दिखाई देता है कि प्लस है माइनस है, तो इसमें ये प्लस होता है माइनस होते हैं। केमिस्ट्री की चीज़ फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, देखो जल्दी चलो, क्या लिखा था, हाँ इसमें लिखेंगे विद्युत धारा प्रवाह की क्रिया में विद्युत धारा प्रवाह की क्रिया में सेल का घोल, घोल का मतलब विद्युत अवगट्टे विलयन जो होता है, सेल का घोल अवरोध उत्पन्न करता है, सेल का घोल अवरोध उत्पन्न करता है, इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, नीले पेन से लिख दो, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से लिख दो, आंतरिक प्रतिरोध को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। नीले पेन से लिख दो, आंतरिक प्रतिरोध को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं। नंबर 1, बिना हेडिंग के लिखो, आंतरिक प्रतिरोध विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। आंतरिक प्रतिरोध विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये लिख देंगे, ये ऊपर वाला, हो गया ये बीचों बीच में। नंबर 2, आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। और सेकंड वाला लिख दो, नंबर नेक्स्ट, आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये थर्ड वाला लिख दो, हो गया भाई? बढ़िया बेटा, अभी एक टॉपिक पूरा हो जाता है, जरा बोल लो पेन वापिस। आंतरिक प्रतिरोध का प्रतीक
देखो प्रतीक कैसा होता है, आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाया कैसे जाता है, सुन लो इधर, दर्शाया कैसे जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि सेल का विद्युत वाहक बल होगा और उसी के साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध दर्शा देंगे ऐसे करके, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, या आंतरिक प्रतिरोध होगा। दूसरा तरीका होता है इसका कि सेल होगा और जी ये प्लस होता है, माइनस होता है, आर इसी के अंदर हो जाता है, ये आ जाता है। तीसरा तरीका इसका होगा, ये दर्शाने का तरीका है कि तुम्हें इस तरीके से जब भी इसके पास में मिलेगा, हमेशा मिलेगा सेल के पास में, क्योंकि सेल के अंदर का मामला होता है ये, बाहर के लिए तो कैपिटल आर आएगा। ये सब ई होता है, ये तो ये भी है, ये भी है, ऐसे भी है, दूर भी हो सकता है, बिल्कुल नज़दीक भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, कैसे भी दर्शा देंगे। याद रखना क्या बड़ा वाला है, क्या ये धनात्मक होता है और छोटा ऋणात्मक ये होता है। इसके बाद आ जाता है बिल्कुल अलग हेडिंग, सेल का विद्युत वाहक बल। ईएमएफ